हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चों हम बैठ करके उसको फाइनल करके आप लोगों को हमें नोट्स देना है बच्चों संस्कृत का। किसका? संस्कृत का नोट्स देना है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है जीवन में। जल्दी से आप लोग जुड़िए फटाफट से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? जल्दी बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिएबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताओ। यस गुरुजी, यस यस यस, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। जल्दी से बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? है ना? ठीक है। अभी भी आप लोग पूछ रहे हैं सर कब आएंगे, हम तो लाइव है ना बच्चों, नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है मेरे बच्चे, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, हेलो गुरुजी, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? यस यस यस, बताओ जल्दी से। अरे भैया कोई बता ही नहीं रहा कुछ। लाइव है, लाइव लाइव, देखो देखो देखो, हाँ तो चल रहा है। यस सर, यस यस, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जल्दी से अपने अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कर दो। आज का मोटिवेशन बच्चों सुनते हैं। मोटिवेशन है, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो बहुत जिद कीजिए, बहुत जिद्दी करेंगे आप। जब तक आप जिद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज पहले जिद दिखाना है। क्या आप क्वेश्चन सही करना चाहोगे? जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप मुझसे वादा करो कि महोदय आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे हर का सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। बताओ, अगर आप देना चाहते हो तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, बुक वो दीजिए, मोबाइल, है ना? देना चाहेंगे? यस यस। पहले तो बच्चों बहुत शेयर कीजिए। मिनिमम 3,000 बच्चे जुड़ेंगे क्लास में, तब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा बच्चों। मिनिमम 3,000 तो आज क्लास में जुड़ने ही चाहिए, तभी मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ 2,200 बच्चे जुड़े हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी से शेयर करो। शेयर का मामला आज रुकना नहीं चाहिए। हर विद्यार्थी को क्लास को शेयर करना है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह क्लास को शेयर कीजिए। कर दिए? हर जगह क्लास को बहुत फास्टली बच्चों आप लोग शेयर कीजिए। स्टार्ट करें? हाँ, अगर आप लोग ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आप इस पूरे चैप्टर को, परिवहन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बच्चों, सबसे पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव हृदय घिरा होता है, यानी मानव का जो हृदय होता है वो किससे घिरा होता है? ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, पीलिया से, फ्लोएम से, या प्लाज्मा से। किससे घिरा होता है? तो आप कहेंगे कि मानव का जो हृदय होता है, मानव का हृदय, सर कल ही बताया था आपने कि बच्चों पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। सवाल नंबर 2 है कि हमारा आरबीसी का जीवन काल अवधि होता है ना, यानी आरबीसी की जीवन अवधि होती है। बच्चों कल मैंने बताया था कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है। मेरे बच्चे आपको मैंने बहुत प्यार से, बहुत दुलार से बताया था, अगर आरबीसी की बात हो तो मामला 120 दिन तक जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात हो तो 12 से 20 दिन का मामला होता है। तो बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और हीमोग्लोबिन किस में होता है? एचबी बच्चों, हीमोग्लोबिन ये भी आरबीसी में होता है। बच्चों ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं? याद करना बच्चों, ऑक्सीजन का वाहक, है ना? ऑक्सीजन का वाहक जो है, ऑक्सीजन का वाहक भी बच्चों आरबीसी को कहा जाता है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो ये बच्चों 50, ये बच्चों 50 लाख होता है। इसकी संख्या हमारे खून में 50 लाख होता है। मैं पूछूंगा क्या इसमें न्यूक्लियस होता है? क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? यस और नो? तो आंसर कहना बच्चों नो, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। सवाल अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे बच्चों, उत्तक, है ना? उत्तक, फ्लोएम, जाइलम, ए बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहन उत्तक हैं। जाइलम फ्लोएम दोनों। बच्चों अगर मैं पूछूं कि जल एवं घुलित खनिज लवण का, जल का परिवहन कौन करता है? तो कहना बच्चों जल का करता है जाइलम। अगर मैं पूछूं बच्चों कि है ना खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? खाद्य पदार्थों का, तो कहना बच्चों फ्लोएम।
फ्लोएम पूछेंगे बच्चों, किसकी कोशिका जीवित होती है? जीवित होती है बच्चों किसकी? फ्लोएम की। फ्लोएम की जीवित होती है। किसकी कोशिका मृत होती है? मृत होती है बच्चों जाइलम की। किसकी? जाइलम की मृत होती है। किसमें चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? चालनी कोशिकाएं किसमें होती हैं? चालनी कोशिकाएं किसमें होती है? चालनी नालिकाएं किसमें होती हैं? नालिकाएं होती हैं, कहना बच्चों फ्लोएम में। फ्लोएम में चालनी नालिकाएं होती हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है रक्त है बच्चों। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? पेरिकार्ड है ना, एपी एपिडर्मिस, फ्लोएम, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है बच्चों बताओ? तो ब्लड एक हमारा उत्तक है, टिश्यू है। ब्लड क्या है? उत्तक है। और कौन सा उत्तक है? तो ना ब्लड बच्चों कौन सा उत्तक है? तो लिखेंगे बल है ना, ब्लड जो है बच्चों क्या है? संवहन उत्तक है ना। कौन सा है? नहीं, ब्लड क्या है ना, ब्लड जो है संवहन उत्तक है ना, संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक है बच्चों हमारा। ब्लड क्या है? एक संवहन उत्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों चालनी नालिकाएं। सवाल है बच्चों कि चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, थोड़ी देर पहले कि फ्लोएम में बच्चों चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवित अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब बच्चों WBC की अवधि कितनी होती है? WBC की अवधि बताओ। व्हाइट ब्लड सेल की अवधि कितनी होती है मेरे बच्चे? व्हाइट ब्लड सेल, सचिन कुमार, पंकज कुमार, ममता, पप्पू, अंजन ना, क्या नाम है, सुनीता, दीपक, सभी लोग मेरे बच्चे बहुत फास्ट कमेंट करेंगे। पूरा जान झोंक दीजिए, आज आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका टाइम होता है 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 7वां आता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो बच्चों आपको पता होगा, आप देख रहे हैं आपके सामने लगा हुआ है, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे, कि मक्खी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने कई बार कोशिश किया है आपको यह बताने के लिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चों हीमोग्लोबिन बोलो, याद रखना, हीमोग्लोबिन बोलो, आयरन बोलो, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन बोलो, या बच्चों यहीं पर हम आयरन भी कहते हैं, है ना, या है ना। तो बच्चों इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बच्चों एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। अक्सर ये बच्चों अक्सर ये गर्भवती महिला को होता है। अक्सर अगर आपसे पूछा जाए कि ये बीमारी किसको होता है, गर्भवती महिला को होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, है ना, कि बच्चों इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह रोग होता है। मधुमेह। पूछे बच्चों कोई कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो कहना आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पूछे बच्चों विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बच्चों दौरा के ये सवाल पूछे गए हैं मेरे बच्चे। मैं कहता हूं दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज एक चीज नहीं रुकना चाहिए, और वो क्या है बताओ? शेयर मामला बच्चों। ये 4000 तक बच्चे लाइव में जा सकते हैं। 3100 बच्चे क्लास में भी जुड़े हैं। सब लोग दोस्तों को पूरी ऊर्जा के साथ शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर अगला आता है 9वां नंबर में बच्चों, ऑक्सीजन का वाहक कौन है ना? किसे बच्चों ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है ना? ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक बच्चों किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन का वाहक अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का वाहक बच्चों आरबीसी को जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। सवाल है बच्चों कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन अलग है। ये बच्चों नया क्वेश्चन है। ये मैं आपको कब पढ़ाऊंगा पता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, आपको पता है? ये सवाल बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये बच्चों जनन चैप्टर में, है ना। जनन चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे जब ग्रंथि बच्चों, जनन चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में जब हम आपको ग्रंथि पढ़ाएंगे, तो ग्रंथि चैप्टर में हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे कि रुधिर चाप मतलब होता है, जो हमारा रुधिर मतलब होता है रक्त, चाप मतलब होता है प्रेशर, जो रक्त दाब है, जो ब्लड प्रेशर है, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये एड्रिनल होता है हमारा। ये बच्चों किडनी है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी किडनी है ना बच्चों, हमारी किडनी है ना, क्या है? किडनी है, ये हमारी किडनी है। तो बच्चों किडनी के ऊपर में
किडनी के ऊपर में होता है एक ग्रंथि जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। तो बच्चों एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल ग्रंथि। बच्चों याद रखिएगा कि हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, तो जनन चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बताइए मुझे पहले कि 10 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ने 10 में से कितना सही किया है, जल्दी बताओ। 10 सवाल में से आपने कितना सही किया है, बहुत फास्टली कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपका कितना सही हुआ है। 10 में से जल्दी से, बहुत स्पीड में, कि 10 सवाल में से आपका कितना सही हुआ है। सर मेरा 10 में से 10 आया है। सर आप जो टेस्ट ले रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव को लिखना है क्या? मेरे बच्चे नहीं लिखना है ना, टेस्ट को लिखना नहीं, आपको मिलेगा, आपको वहां मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अंकित कुमार 10/10, मुकेश, राकेश, ऋतुराज, बहुत बढ़िया। लगभग बच्चों का अगर हम आंसर देखें तो 10/10 है, लगभग बच्चों का। ज्योति, अभिजीत, सपना, बहुत सुंदर, अति सुंदर, 10/10। चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र। कल हम पढ़ाए थे कि परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है खुला, एक होता है बंद, एक होता है मिश्रित। तो बच्चों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है? तो बच्चों खुला होता है कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में मेरे बच्चे, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि घोंगा में क्या होता है, घोंगा में, है ना, कॉकरोच बच्चों घोंगा में भी हो जाता है, खुला बच्चों है ना, घोंगा में भी होता है, लेकिन कॉकरोच में बच्चों फाइनली रूप से घोंगा का कुछ पार्ट होना चाहिए बच्चों, नहीं भी, लेकिन कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आगे बच्चों अगर हम बात करें कि ये बताओ कि बंद किसमें होता है, अगर देखें मनुष्य में कौन सा होता है, मनुष्य में, तो मनुष्य में बच्चों आपको पता है कि बंद होता है। अच्छा बताओ मछली में क्या होता है, मछली, तो मछली में होता है मिश्रित बच्चों, मछली में मिश्रित होता है, याद रखिएगा मछली में मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठक हैं? तो मानव के हृदय में बच्चों आपने कितने पार्ट पढ़े थे? तो मानव के हृदय में यहां से बच्चों ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। तो बच्चों दायां और बायां 2 अलिंद हो गए और दायां और बायां 2 निलय हो गए। तो बच्चों टोटल होते हैं 4 वेश्म, है ना। तो पूछा जाए कि मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये बताओ भाई, ये बताओ कि मानव हृदय का आकार कैसा होता है, तो कहना बच्चों त्रिकोण होता है। कैसा होता है? मानव हृदय का आकार कैसा होता है? तो मानव हृदय का आकार त्रिकोण होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए, भाई साहब अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, पूछा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा यानी रंध्र होता है, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं या मूल रोम? हो सकता है बहुत बच्चों के लिए ये बच्चों थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको लगे, थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगे बच्चों की स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। लिख लीजिएगा बच्चों, द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने है कि बच्चों पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं मेरे बच्चे, है ना, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, रंध्र है, जड़ है, पत्ता है, टहनी है। बच्चों देखो, जब गैसों का आदान प्रदान पूछा जाए तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में श्वसन किस भाग द्वारा होता है, श्वसन की बात हो तो कहना बच्चों सभी भागों द्वारा, है ना, सभी अंगों द्वारा श्वसन होता है, सभी अंगों द्वारा। श्वसन की जब बात हो तो श्वसन होता है सभी अंगों द्वारा, याद रखिएगा श्वसन होता है मेरे बच्चे सभी अंगों द्वारा, लेकिन गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है बच्चों? किस क्रिया द्वारा बता सकते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो कहना बच्चों विशरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विशरण क्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? सबसे तेज धड़कन बच्चों, सबसे तेज धड़कन किसका होता है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें मानव की, अगर हम बात करें मानव के धड़कन की गति, तो मानव का है बच्चों 1 मिनट में 72 बार। यहां सबसे अधिक किसका है? व्हेल मछली, चूहा, हाथी या आदमी? सबसे तेज धड़कन किसका होता है? एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि बच्चों बताइए कि सबसे तेज धड़कन किसकी होती है ना। सबसे तेज धड़कन की अगर बात हो
तो बच्चों सबसे तेज धड़कन जो होता है वो चूहे का होता है। किसका होता है बताओ? सबसे तेज धड़कन चूहे का होता है। चूहा का लगभग 310 बार होता है। 1 मिनट में 310 बार, 1 मिनट में। आप लोगों में से किसने चूहा पकड़ा है? हाथ उठाओ। आप लोगों में से किसने चूहा पकड़ा है ना? आप लोगों ने, है ना, आप लोगों में से बच्चों किसने चूहा पकड़ा है? हाथ उठाइए। कोई है ऐसा जिसने चूहा पकड़ा है कभी? अगर बच्चों चूहा आप पकड़े होंगे तो चूहा को कभी छू कर देखिएगा, ऐसे ऐसे पुक 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 करता है ऐसा ना। दिल उसका बहुत तेज धड़कता है, बहुत तेज धड़कता है, लगभग 1 मिनट में 310 बार धड़कता है। समझो बच्चों कितना ज्यादा तेज उसका धड़कन धड़कता होगा 1 मिनट में, है ना? 1 मिनट में, 1 मिनट में 310 बहुत ज्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों, हर सवाल को हम लोग पढ़े हैं पहले। सवाल लिखा गया है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो ये भी हम लोग पढ़े थे बच्चों कि जो फ्लोएम उत्तक हैं उनके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखो बच्चों बनते क्या हैं? बनते हैं ग्लूकोज, जमा होते हैं स्टार्च के रूप में, पर परिवहन होते हैं, परिवहन किस रूप में होते हैं बताओ? परिवहन होते हैं सुक्रोज के रूप में। तो बच्चों एक बार फिर से मैं बता देता हूं, बनता क्या है? तो कहना बच्चों बनता है ग्लूकोज, बनता है ग्लूकोज। जब बच्चों जमा किस रूप में होता है? जमा जो होता है भोजन पौधे में वो किस रूप में? तो कहना बच्चों जमा होता है, जमा होता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। पर बच्चों परिवहन किस रूप में होता है? तो परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ये दिल और दिमाग दोनों में ये 3 क्वेश्चन को बैठा लीजिए, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी में बार बार दोहराता रहेगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? पता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन में बच्चों कौन सी धातु पाई जाती है? तो कहना हीमोग्लोबिन में आयरन, Fe होता है, आयरन। जैसे कि आप देखे थे कि बच्चों पत्तियों का रंग हरा क्यों होता था? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता था? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल में क्या होता था? तो क्लोरोफिल में बच्चों होता था, क्लोरोफिल में होता था क्या बताओ? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता था, Mg होता था। सवाल नंबर अगला आपके सामने पूछा गया है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है? इंसान का जो शरीर है वो एवरेज अगर पीएच मान निकाला जाए तो किस पीएच परास के बीच इंसान का शरीर काम करता है? आपको हम बहुत बार बताए होंगे कि मानव के शरीर का जो है वो 7 से लेकर 7.0 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव जब कहीं हमारा कट जाए तो खून बहुत बहता है, इसको रोकता कौन है? ऑप्शन है लसिका, ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए कि जो हमारा खून बहुत ज्यादा बहता है, जब हमारा खून बहुत बहता है तो उसको रोकने का काम कौन करते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें कि उसको रोकने का काम किसका है ना, रोकने का काम किसका है? तो भाई साहब ये काम है प्लेटलेट्स का। किसका है? प्लेटलेट्स का। बच्चों रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थक्का में कौन सा विटामिन मददगार है? ये कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिख देंगे। अगला सवाल नंबर 20 है। सवाल 20 है बच्चों की पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन, एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन। तो बच्चों जौ से जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन। किसके लिए उत्तरदायी है बताओ? जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। जाइलम उत्तरदायी क्यों है बच्चों? तो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। तो बच्चों 20 सवाल में से मेरे छोटे भाई बहनों का क्या स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी से बताएंगे, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल। बंटी, स्नेहा, मेरी बच्ची फटाफट से बताओ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी सच्चाई की आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कीजिए। बच्चों 3600 लगभग बच्चे जुड़े हैं, मैंने बोला 4000, तो 400 बच्चे कम हैं। इतने बच्चे होने के बाद भी 400 बच्चे कहाँ चले गए? उन्हें बुलाओ, 4000 प्लस के बच्चे रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। यस 20/20। धनंजय, विकास, रेशमा, रोहन, सबका सही है। 20/20 वाले बच्चे बहुत हैं। 1-2 बच्चे बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं सर हमारा 1-2 सवाल गलत है। नहीं नहीं, ये भी सही है। कुछ बच्चे ईमानदारी से कह रहे हैं कि गुरुदेव हमारा 1-2 सवाल गलत है, और ऐसा कहना भी चाहिए बच्चों। बहुत बढ़िया, बढ़ जाएंगे। यस,
अब एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लो मेरे बच्चे, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं, एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए सवाल नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 21 में कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान सवाल है कि गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। अगला है हृदय में रक्त का, है ना, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय में कल मैंने बताया था कि पूरे शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा या सभी द्वारा। आपको पता है कि पंप करने का काम बच्चों हमारा ये हृदय है, इसके 4 भाग हैं, यहाँ अलिंद है, यहाँ अलिंद है, यहाँ निलय है, निलय है। तो जब भी पंप होगा तो वो निलय द्वारा ही पंप होगा, कभी भी फेफड़ा या अलिंद पंप नहीं कर सकता है। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब में किया जाता है? यानी बच्चों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? शायद मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था कि किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस मशीन का नाम अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, इस मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। बच्चों एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब क्या होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति का, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सबसे पहला आंसर किसका आता है कि सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए। उसी में अगर हम बात करें बच्चों की संकुचन दाब क्या होना चाहिए, संकुचन दाब क्या होना चाहिए, और दूसरा बच्चों प्रकुंचन, प्रकुंचन या इसी को शिथिलन बोलते हैं, शिथिलन दाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया था, है ना, संकुचन या इसी को सिस्टोलिक कहते हैं, संकुचन या इसी को सिस्टोलिक कहते हैं, है ना, प्रकुंचन, शिथिलन या इसी को डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। ये मामला होना चाहिए 80, ऊपर वाला होता है 120 mmHg। बच्चों ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी बच्चों रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लसिका। बच्चों जब भी बात रक्त को थक्का बनाने की होगी सबसे पहले नाम होगा प्लेटलेट्स का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पादप में फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी फ्लोएम किस लिए होता है? जाइलम होता है जल के वहन के लिए, जबकि फ्लोएम होता है किसके लिए? जाइलम होता है जल के लिए, फ्लोएम होता है भोजन संवहन के लिए। तो फ्लोएम होता है भोजन संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए। बच्चों बताओ कि फ्लोएम एक दिशा में या दोनों दिशा में? बच्चों एक या दोनों दिशा, बताओ फ्लोएम बच्चों किस दिशा में काम करता है? सिर्फ नीचे से ऊपर या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों? तो बच्चों याद रखिएगा फ्लोएम जो है दोनों दिशा में हमेशा काम करता है। इसकी कोशिकाएं हमेशा जीवित होती हैं, इसमें चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता बच्चों हम बार बार कहते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में रक्त विषाणु कहते हैं, रक्त विषाणु कहते हैं, अंग्रेजी में से प्लेटलेट्स कहते हैं। सवाल नंबर 27 है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... द्वारा होता है। जितने भी शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, उसमें बच्चों जल का परिवहन जो है वो कैसे होता है? ऑप्शन है परासरण, दूसरा है विसरण, अवशोषण या रसारोहण। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत करीब से आंसर बताएंगे कि गुरुदेव इसका आंसर एक कोश के सवाल जितने होते हैं उसका विसरण आंसर होता है। मानव का हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। माफ कीजिएगा बच्चों, हमने यहाँ पर गलत बता दिया था आपको, प्रकुंचन यहाँ नहीं लिखना था मुझे, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। प्रकुंचन यहाँ नहीं होगा, सॉरी, आप लोगों ने भी साथ मुझे मना नहीं किया, ये प्रकुंचन नहीं है, ये बच्चों शिथिलन है, सिर्फ शिथिलन है। संकुचन या इसका ही नाम है प्रकुंचन, माफ कीजिएगा, इसी को बच्चों हम लोग प्रकुंचन बोलेंगे, इसी को प्रकुंचन कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है, अब सवाल में आकर के देखिए, सवाल पूछा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन या इसी को बच्चों हम बोलते हैं, है ना, प्रकुंचन दाब जो है वो 120 होता है बच्चों। प्रकुंचन दाब क्या होता है? 120 होता है। प्रकुंचन दाब 120 होता है बच्चों। शिथिलन पूछा जाता तो, शिथिलन पूछा जाता तो शिथिलन होता है 80।
बच्चों इसको किस में मापते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर में। और ये माप किस में दिखाता है? पारे में दर्शाया जाता है, पारे में ये माप दिखाता है। सवाल नंबर अगला आपके सामने है कि बच्चों पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? यानी पौधों से जो वाष्प निकलता है वो किस भाग से होता है, ये आपको बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो बच्चों पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ से? पत्ता से, पत्तों से होता है। बच्चों अगर मैं पूछूंगा कि एक एक मकई का पौधा एक दिन में कितना निकालता है, तो 3 से 4 लीटर। बच्चों एक सेब का पौधा वाष्पोत्सर्जन में 10 से 15 लीटर निकाल सकता है। बच्चों पूरे जीवन में अपने वजन का कितना गुना बच्चों पानी निकल सकता है? एक पौधा कितना गुना जल जो है पूरे जीवन में अपने शरीर से बाहर कर सकता है। सवाल नंबर 30 है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये न्यू सवाल है, आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि बच्चों गार्ड कोशिका की, है ना, सवाल है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, गार्ड कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है। पौधों में गार्ड कोशिका होती है, उसकी जो भीतर वाली भित्ति होती है काफी मोटी होती है। खैर ये क्वेश्चन नया आप लोगों ने सुना है कि गार्ड कोशिका की भीतरी भित्ति मोटी होती है। ये गार्ड कोशिका किसमें होते हैं? पेड़ पौधे में होते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 30 है, बताओ 30 में से आपने कितना स्कोर किया है ना। इसके बाद उत्सर्जन पढ़ाइएगा गुरुजी। हाँ बच्चों अभी ना कोई दूसरा विषय स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके बाद लगे हाथ बच्चों कल हम लोग शुरू कर देंगे। अच्छा कल तो संस्कृत है ना, अच्छा लगे हाथ बच्चों होगा तो कल ही हम लोग उत्सर्जन शुरू कर देंगे, आप लोगों से बात करेंगे और कल ही बच्चों उत्सर्जन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है बच्चों ओरिजिनल बुक का पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया है वही चीज आपको फिर से बताना है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? तो कहना विसरण क्रिया द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी और घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो कैसे होता है? पानी का जाइलम के द्वारा, ज से जल ज से जाइलम। अगला है पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है मेरे बच्चे ध्यान से समझो। देखो जमा ना बनता है ग्लूकोज, जमा होता है स्टार्च और जाता क्या है? बोलो बोलो बोलो, परिवहन किसका होता है? परिवहन हमेशा सुक्रोज का होता है। अगला सवाल है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? देखो फ्लोएम की बात अगर है बच्चों, तो फ्लोएम की अगर बात है तो फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम करता है। आपको पता है कि फ्लोएम जो है केवल नीचे केवल ऊपर, नीचे ऊपर दोनों। फ्लोएम जो है बच्चों वो नीचे ऊपर दोनों। अगला सवाल है जल तथा घुलित लवण का मूल रोम से पत्ती तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? पहली बात है जैसे ही बोले जल, जैसे ही बोले जल तो समझना कि बच्चों वो जाइलम से होता है। जैसे ही बोले जल समझना जाइलम से। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? एक सवाल को इतनी बार आप पढ़ लेंगे, इतनी बार पढ़ लेंगे कि आप बोलेंगे भैया ये क्या बात है। हीमोग्लोबिन की वजह से लाल दिखता है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। बच्चों वह कौन सी वाहिनी है जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती है? शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती है, वह कौन है? तो आप कहेंगे सर कि वह है बच्चों धमनी। धमनी है जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती है। जस्ट मैं अगर उल्टा पूछूं तो पूरे शरीर से हृदय में कौन लाता है? ये हृदय है हमारा। और पूरे शरीर से हृदय में कौन लाता है? अशुद्ध या विऑक्सीजनित, अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को बच्चों कौन ले जाता है? तो लिखेंगे बच्चों सीरा। क्या लिखेंगे? सीरा। क्या लिखेंगे? सीरा। तो बच्चों अगर हम बात करें पूरे शरीर से हृदय तक ले जाना है तो आंसर होगा बच्चों उल्टा होगा, तो सीरा। अच्छा ये बताओ, जैसा कि आपने कहा कि धमनी का काम है कौन सा रक्त? धमनी का काम है शुद्ध रक्त। बच्चों अगर मैं यहां से पूछूं आपसे कि ये बताओ फुफ्फुस धमनी किसको ले जाती है? फुफ्फुस धमनी
कैसे रक्त का परिवहन करती है, किस रक्त का परिवहन करती है? फुफ्फुस धमनी। तो आप कहेंगे सर देखिए धमनी शुद्ध रक्त का, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ सीरा कैसे है ना, सीरा किस रक्त का परिवहन करती है? तो आप कहेंगे सीरा बच्चों अशुद्ध रक्त का करती है, लेकिन जैसे ही इसके साथ में एक नाम जोड़ दूंगा फुफ्फुस सीरा, तब आप क्या कहेंगे? फुफ्फुस सीरा जो होता है वो जस्ट उल्टा बच्चों वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। बच्चों अगर हम बात करें कि बच्चों क्या मिलने से रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध कैसे होता है, रक्त शुद्ध कैसे होता है? तो कहना ऑक्सीजन के मिलने से। अगर मैं सवाल पूछूं बच्चों रक्त कहाँ शुद्ध होता है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो बच्चों रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तो रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। कहाँ होता है? रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। रक्त कहाँ बनता है? रक्त कहाँ बनता है? तो रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में बनता है रक्त। बच्चों मरने के बाद रक्त खराब होने के बाद कहाँ जमा होता है? तो खराब होने के बाद जमा होता है प्लीहा में। रक्त खराब होने के बाद जमा होता है प्लीहा में। तो बच्चों सवाल तो बहुत हैं और जवाब भी आप लोगों के पास ऐसे सवालों के बहुत हैं। सवाल अगला पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? शिथिलन। बच्चों ध्यान दीजिएगा शिथिलन क्या कहलाता है? देखो शिथिलन एक होता है संकुचन। अगर बात संकुचन की हो तो संकुचन को मेरे बच्चे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं संकुचन को। और शिथिलन को मेरे बच्चे जस्ट है ना, शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोलिक, है ना। शिथिलन, शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोलिक। बच्चों डायस्टोलिक कहा जाता है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों डायस्टोल। डायस्टोल बोलो या डायस्टोलिक बोल सकते हैं, डायस्टोल कहते हैं। अगला सवाल है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पहले भी हम पढ़े थे, फिर से रिपीटेड है। अच्छी बात है बच्चों की बहुत सारे सवाल आपको रिपीटेड हैं, यानी आप उसको बहुत कुछ आप देखकर सीख सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की बात हो तो बच्चों वो पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या मेरे बच्चे, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल 4 है। कुल कोष्ठ कितने हैं? 4। अच्छा यहाँ ऑप्शन उल्टा था, कहीं उल्टा था क्या ऑप्शन? अच्छा यहाँ उल्टा था, खैर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो 40 सवाल गुजर गए। अब बताओ 40 में क्या हाल रहा आप सभी का? मुझे भरोसा है कि आप लोग 40 में से 40 किए होंगे, ठीक है। एक आध सवाल मिस्टेक हो सकता है, आप लोग लगभग 40 में से 40 किए होंगे। मेरे बच्चे क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया? बोलो हाँ या ना। अगर लाइक नहीं किया है तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिए। एक साथ सभी बच्चे लाइक बटन पर क्लिक कीजिए ताकि अपना परिवार एकदम मजबूत स्थिति पर दिखाई दे। सवाल नंबर 41 देखेंगे, जल तथा सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से मेरे बच्चे। सवाल क्या लिखा गया है? सवाल लिखा है कि बच्चों जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। याद रखिएगा जल और लवण का परिवहन हमेशा कैसे होगा? जल है बच्चों तो एक दिशीय परिवहन होता है, लेकिन अगर बात पूछी जाए कि खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, तो खाद्य पदार्थों का दोनों दिशा में होता है, द्विदिशीय होता है। सवाल अगला है बच्चों, पढ़ेंगे। सवाल लिखा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ब्लड के बैंक के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों प्लीहा। कौन है? प्लीहा। अगला सवाल है कि सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको कि बच्चों सीरा अलिंद छिद्र है ना, सीरा जहां से जाती है और वहीं पर बच्चों जब हमारा हृदय में अलिंद होता है, समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर मेरे बच्चे सीरा यहाँ से प्रवेश करता है हमारे हृदय में, ठीक है ना। और इसी के पास बच्चों एक छिद्र है, इसी के पास एक क्या है? छिद्र है। तो बच्चों इस छिद्र को क्या कहते हैं? इस छिद्र को सीरा अलिंद जो छिद्र है इसे बच्चों एस ए नोड कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं, या हम इसे बच्चों पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो सीरा अलिंद जो छिद्र है, सीरा अलिंद जो छिद्र है, ये देखिए बच्चों यहां से आप देख पा रहे होंगे किसको? यहां से आप देख पा रहे हैं बच्चों सीरा को, और यहां पर एक छिद्र है, इसे बच्चों क्या कहते हैं? सीरा अलिंद छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसी को पेस मेकर के नाम से बुलाते हैं, पेस मेकर के नाम से। सवाल 44 है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर
बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होना कहलाता है हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है ना? हाइपरटेंशन कहलाता है, हाइपरटेंशन। और मैंने बताया है बच्चों कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सर इसकी वजह से अगर हम बात करें तो इसकी वजह से बच्चों हमें हमें हृदयघात भी हो सकता है, यानी हार्ट अटैक आ सकता है बच्चों। सवाल नंबर अगला है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बच्चों कई बार ना ब्रेन का नस फट जाता है, तो ब्रेन हेमरेज, देखो ध्यान से, ये जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमारी नस फट चुकी है। बच्चों देखो यहाँ पर नस फट गया है, तो ब्रेन में कई बार ना नस फट जाता है, इसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इसका कारण क्या है? हृदयघात, हार्ट अटैक, या पक्षाघात, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन? इसका कारण है हाइपरटेंशन। ज्यादा मेरे बच्चे अगर टेंशन लेंगे तो कई बार हमारा ब्रेन भी फट जाता है, ब्रेन की नसें भी फट जाती हैं, नसें भी फट जाती हैं। तो मेरे बच्चे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, ज्यादा टेंशन लेना। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त बैंक के नाम से कौन जाना जाता है बताइए? रक्त बैंक के नाम से तो रक्त बैंक है बच्चों प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर अगला है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है मेरे बच्चे? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है मेरे बच्चे? मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है ना? अगर बच्चों 60 को भाग किया जाए, 60 सेकेंड है ना, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में 72, बच्चों 72 बार 60 सेकेंड से भाग कीजिए तो मेरे बच्चे 1 पॉइंट कुछ, सॉरी बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आता है, नेक्स्ट क्या है कि शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। बच्चों दायां अलिंद से कहा जाता है बताओ? आपको पता है कि आपको आपको फिगर याद है बच्चों? दायां अलिंद से, ये हमारा बच्चों दायां अलिंद है, ये वाला दायां अलिंद है ना, ये है बच्चों दायां अलिंद, सॉरी ये है दायां अलिंद। यहां से बच्चों रक्त जो प्रवेश करता है वो जाता है दायां निलय में। दायां अलिंद से रक्त कहाँ जाएगा? दायां अलिंद से रक्त कहाँ जाएगा? तो दायां अलिंद से दायां निलय में। पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो। दो पश्च महाशिरा एवं अग्र महाशिरा, गलत है, ये नहीं होता है। एक अग्र महाशिरा एवं दो पश्च महाशिरा, अरे एक अग्र महाशिरा एवं एक पश्च महाशिरा, मतलब दायां अलिंद से, ये दायां है ये बायां है, दायां अलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दो अग्र महाशिरा एवं शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। अच्छा क्वेश्चन हम उल्टा पढ़ लिए बच्चों, क्वेश्चन ये था कि दायां अलिंद में कहां से रक्त जाता है, सवाल ये होना चाहिए कि कहां से जाता है। दायां अलिंद में रक्त कहां से जाता है? तो बच्चों महाशिरा से जाता है, याद रखना महाशिरा से, है ना। तो दो ना एक अग्र महाशिरा, दो अग्र महाशिरा एवं एक पश्चिम महाशिरा, ठीक है ना मेरे बच्चे। दो पश्चिम महाशिरा एवं एक अग्र, है ना, पश्चिम नहीं अग्र। मेरे बच्चे अगर देखते हैं हृदय को, देखो ध्यान से, तो है ना, तो रक्त जाने की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो रक्त जाने की बात हो तो एक अग्र महाशिरा, दो पश्चिम महाशिरा, एक अग्र महाशिरा, एक पश्चिम महाशिरा मेरे बच्चे, है ना, दो अग्र महाशिरा एवं पश्चिम महाशिरा। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि दो अग्र महाशिरा एवं एक पश्चिम महाशिरा से रक्त बच्चों प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल अगला है कि अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है। जो हमारा फेफड़ा है उससे अशुद्ध रक्त बच्चों, अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है। अशुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा? अशुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा? तो फुफ्फुस सीरा, गलत है, ये शुद्ध रक्त को ले जाता है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ये सब गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि बच्चों देखो धमनी का काम है, धमनी का काम है, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन बच्चों जो फुफ्फुस धमनी है उसका काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना। सवाल अगला है, धमनिया का कार्य क्या है? आंसर बच्चों शुद्ध रक्त का वहन करना, शुद्ध रक्त का वहन करना। सवाल अगला है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। धमनियां शुद्ध रक्त कहां पहुंचाती हैं? तो बच्चों लिखेंगे धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त हृदय से फेफड़े की ओर, अरे ना, हृदय से
हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। अगला, शिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं। शिरा जो होता है, शिरा, वो पूरे शरीर से खींचकर, पूरे शरीर से खींचकर, पूरे शरीर से खींचकर हृदय तक, तो लिखेंगे शरीर के अंग से हृदय तक ले जाने का काम है शिरा का। सवाल अगला है, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती हैं। रक्त स्राव को हमेशा प्लेटलेट्स ही रोकती हैं, प्लेटलेट्स ही रोकती हैं। सवाल अगला आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, कुछ भी नहीं। तो लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है। अगला है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। रंध्र के द्वारा जल का निकलना, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। रंध्रों द्वारा, वर्षा कुमारी, राजेश कुमार, अभिषेक कुमार, थोड़ा और फास्ट कीजिए, और फास्ट कीजिए, है ना सर। 32 गलत है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, अभी तक तो मिस्टेक नहीं हुआ है, कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो, है ना। तो मेरे बच्चे हमने क्या बोला, हमने कहा रंध्रों द्वारा जल को निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, खनिज अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप संतुलन, इनमें से कोई नहीं। बच्चों देखो, जल का परिवहन तो, है ना, खनिज अवशोषण एवं वहन। देखो वाष्पोत्सर्जन का मेन कारण अगर हम देखें तो मुझे जहां तक लगता है वो ताप का संतुलन है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला सवाल है, रक्तचाप क्या है। रक्तचाप बच्चों महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में, रक्तचाप क्या है, शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, गलत है। कोशिकाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, गलत है। तो बच्चों महाधमनी एवं उनकी शाखाओं में, उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, रक्त प्रवाह का दबाव, ये इसका सही आंसर है, दबाव। तो बच्चों क्वेश्चन पहले अधूरा था, मैंने पूरा कर दिया। तो आंसर लिखेंगे इसका क्या होगा कि महाधमनी एवं उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का जो दबाव है, महाधमनी एवं उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का जो दबाव है, उसी को मेरे बच्चे रक्तचाप कहते हैं। सवाल अगला आता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि रक्तचाप मापने वाला मशीन क्या कहलाता है। मेरे बच्चे एक बार सवाल पढ़ लिए, दोबारा बताओ आंसर, फिर से कहेंगे इस, है ना, स्फेग्मो मैनोमीटर कहते हैं। अगला, उच्च रक्तचाप में क्या होता है। उच्च रक्तचाप में धमनियों का फैलना है, धमनियों का सिकुड़ना। अरे भैया क्यों सिकुड़ेगा धमनी, है ना, धमनियों का सामान्य रहना, गलत बात है, धमनी फैल जाएगा। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा धमनी फैलेगा बच्चों, फूल जाएगा। अगला है, उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है, चिंता, उत्सुकता, रोग या सभी। बच्चों ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या कोई खास बीमारी हो सकती है, क्या बहुत उत्सुकता हो सकती है, बहुत चिंता हो सकती है। सर एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब बताओ लगभग 60 सवाल में से मेरे बच्चे आप लोगों ने कितना सवाल सही किया। एक दो सवाल जो हमने छोड़े हैं उसका भी नंबर जोड़ लेना अपने अंक में, अपने रिजल्ट में उस नंबर को भी जोड़ लेना। अब बताओ कितना सही हुआ, है ना। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 में, कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल देता है। हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है, तो हीमोग्लोबिन को लाल रंग बच्चों लोहा देता है, लोहा होता है हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था ना आपको। अगला सवाल पूछा गया मेरे बच्चे कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। भैया हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और बच्चों इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। सवाल अगला है, सामान्य अनुशिथिलन, क्या पूछा है, अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। बच्चों अनुशिथिलन ध्यान दीजिएगा, एक होता है शिथिलन, एक होता है अनुशिथिलन। बच्चों जो शिथिलन है हमारा, शिथिलन है ना, शिथिलन जो है वो हमारा 80 है, क्या है 80 है हमारा शिथिलन, 80 क्या है 80 mmHg बच्चों, ये हमारा शिथिलन है। अब बताओ शिथिलन, तो अनुशिथिलन कितना होगा, तो अनुशिथिलन बच्चों 120 ही तो होगा, 120 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुशिथिलन 120 होता है। अगला सवाल है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। मेरे बच्चे दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें, मनुष्य में, मेढक में, मछली में, और बच्चों पक्षी में और मछली में। यानी कि दोहरा परिसंचरण, बच्चों देखो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण है,
अगर हम मनुष्य की बात करें तो दोहरा परिसंचरण है। रक्त हमारे हृदय से पूरे शरीर में जाता है और फिर पूरे शरीर से हमारे हृदय में आता है। तो ये काम मनुष्य में तो होता है, ये काम मनुष्य में तो होता ही है। बच्चों अगर हम देखें तो मेढक में भी ये काम होना चाहिए, है ना। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा डाउट मुझे पक्षी और मछली में डाउट लग रहा है ना। प्लीज कुछ आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे की। दोहरा परिसंचरण जो है, दोहरा परिसंचरण जो है किसमें नहीं होता है ना मेरे बच्चे। पक्षी में और मछली में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि देखो, मतलब रक्त का हृदय से पूरे शरीर में जाना और पूरा वापस आना, ये तो मामला सही है। पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है कि भाई मछली, एक बच्चा कह रहा है मछली में होना चाहिए, दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो डाउट है, मैंने क्वेश्चन और छोड़े हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कहने का मतलब है कि WBC का जीवन अवधि क्या होता है, 12 से 20 दिन होता है। सवाल अगला आपके सामने है कि हृदय डॉट डॉट के से फेफड़ा में रक्त जाता है, हृदय के कहाँ से फेफड़ा में रक्त जाता है। बच्चों ये हमारा फेफड़ा है, मान लो कि ये हमारा फेफड़ा है और ये हमारा हृदय है। आपको पता है ना कि यहाँ से रक्त निकलकर सीधा बच्चों फेफड़े में जाता है, यानी नीचे वाले को बोलते हैं निलय, और ये दायां निलय, दायां निलय से रक्त निकलकर फेफड़े में जाता है। दायां निलय से रक्त निकलकर फेफड़े में जाता है, पता है आपको ना, फेफड़े में जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, और वहां जाकर के उसमें मतलब ऑक्सीजन मिलता है। किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकों तक, किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता। इस जीव में बच्चों ऑक्सीजन जो है उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है, तो बच्चों वो तिलचट्टा में नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बच्चों थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि मक्खी में जो जो मक्खी होते हैं, जो मक्खी है उसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, इसलिए खून लाल भी नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये आपको बताना है, वो भी बहुत फास्ट में, बहुत फास्ट में बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या होता है। 120/80 होता है। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। मानव रुधिर वहन करता है, यानी मानव का जो रुधिर है वो किसका वहन करता है। ऑप्शन ए भोजन का, ऑक्सीजन का, वज्र पदार्थ का, इनमें से कोई नहीं। नहीं बच्चों, सब कुछ नहीं ले आता है। रुधिर बच्चों ऑक्सीजन का वहन करता है, खाना का वहन नहीं करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला सवाल मेरे बच्चे आते हैं कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में और क्या होता है। बच्चों मैंने बताया था कि रक्त के कितने पार्ट हैं, बताओ। ब्लड के कितने पार्ट हैं। ब्लड के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो है बच्चों द्रव अवस्था में, द्रव या बोलो तरल, तरल अवस्था में है, इसी को बच्चों हम जो तरल में है इसी को प्लाज्मा कहते हैं। पूरे रक्त का ये कितना परसेंट है गुरुजी, ये 55% है। और एक भाग है बच्चों ठोस। तो प्लाज्मा के अलावा ठोस में 3 चीजें हैं, एक है RBC, एक है WBC और एक है बच्चों प्लेटलेट्स। तो पूछा गया है कि प्लाज्मा के अलावे और क्या क्या होता है खून में, तो बच्चों प्लाज्मा के अलावे लाल रक्त, RBC, WBC, प्लेटलेट सब होता है। फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है, हृदय के, है ना, फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन से मिला रुधिर जाता है। जो फुफ्फुस शिरा है उससे कहाँ जाता है बच्चों, ये हमारा हृदय बन गया, है ना, ये 4 पार्ट बन गया। ये है बच्चों ऊपर वाला, देखो फुफ्फुस शिरा यहाँ होता है, यहाँ से खून यहाँ जाता है। बताओ आंसर, आप बताओ कि फुफ्फुस शिरा से जो ऑक्सीजन मिला हुआ खून है वो किस में प्रवेश करता है। सर ऊपर वाले को हम अलिंद बोलते हैं, और ये है दायां, ये है बायां। तो बच्चों मुझे लगता है कि बायां अलिंद में, लगता क्या है 100% सही है कि बायां अलिंद में ही फुफ्फुस शिरा से जो खून है बायां अलिंद में ही प्रवेश करता है। जितने सरीसृप हैं इसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि जो पक्षी होते हैं उसके में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ। और जितने भी सरीसृप जीव होते हैं, जितने भी सरीसृप जीव होते हैं, या बच्चों है ना, जितने भी रेंगने वाले सरीसृप जीव होते हैं उसमें कुल कोष्ठ की संख्या 3 होती है। और बच्चों जब मानव की बात होती है तो मानव के हृदय 4 भागों में बटा होता है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जितने भी जीव हैं उनके हृदय 3 भागों में बटे होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है,
प्लेटलेट्स, 4 बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेशन हुआ है कि बच्चों आप सवाल को लगाते लगाते आपको घर पे याद नहीं करना है, यहीं पर आपको याद हो जाएगा। जाइलम मतलब जल का वहन। सवाल अगला आता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। जाइलम एक दिशा में, फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों दिशा में। फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में। अगला सवाल है हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। बच्चों मैंने बताया, देखो संकुचन होगा तो सिस्टोलिक कहलाएगा, शिथिलन होगा तो डायस्टोलिक कहलाएगा। ये 100% याद कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा 2025 में बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं साइंस में। आपका क्या लक्ष्य है बताओ, है ना। 40 में बच्चों हजारों विद्यार्थी दिशा के होंगे, हजारों विद्यार्थी ऐसे होंगे दिशा के जिन्होंने 40 में 40 सही किया होगा। आप लोग मुझे अक्सर मैसेज करते हैं और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी ये बताओ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना पूछा जाएगा। बच्चों ऑब्जेक्टिव की संख्या इस बार भी 80 रहेगी, उसमें से आपको 40 बनाना है। ठीक है, अभी तक बोर्ड ने इस पर कोई भी न्यूज वगैरह नहीं बनाया है, इसलिए आप लोग उतना डाउट मत कीजिए। आप लोग डाउट करते हैं, हमको डर लगा देते हैं, है ना। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो डाउट मत कीजिए। जब तक बोर्ड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता है, हर बार बच्चों को यही लगता है, हर बार लगता है भैया कि हमारा इस बार कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पर होता क्या है, वही होता है, डबल आता है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मछली में भी 3 ही होते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं। आवश्यकता से अधिक जल, जितने भी आवश्यकता से अधिक जल हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं, वाष्पोत्सर्जन से निकल जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो बच्चों आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगला है कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम से पत्ती तक पहुंचाता है। तो जल जब भी आ जाए तो जाइलम 2-3 बार आ गया। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का जो रूप है वो है बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। लाल होगा एस ए नोड द्वारा जनित, है ना, जनित्र होना चाहिए। जनित्र विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित कराता है, कौन सा यंत्र है जो अंकित कराता है। ऑप्शन है स्फैग्मोमेनोमीटर, नहीं बच्चों। डायलाइजर, नहीं बच्चों, डायलाइजर तो खून साफ करता है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना बच्चों। एस ए नोड से जो विद्युत जनित्र होता है उसको मापने के लिए, उसको देखने के लिए किस मशीन में हम देख सकते हैं कि ये संजय सर का हृदय विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। अगर आपको देखना हो कि संजय सर का हृदय विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए कौन सी मशीन चाहिए, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, इसके लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये आप देख रहे हैं, इसी में आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है या नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला सवाल है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। मेरे बच्चे परिवहन जब भी होगा तो सुक्रोज के रूप में होगा। सवाल अगला आता है रक्त क्या है। भैया रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला सवाल है चालनी नलिकाएं किसमें होती हैं, तो बच्चों फ्लोएम में हमेशा चालनी नलिकाएं होती हैं। अगला है आरबीसी का जीवन काल। थोड़ा फास्ट करेंगे, जितना फास्ट आप लिख सकते हैं प्लीज एक बार लिखेंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 10 बार हम लोग पढ़ लिए भैया। 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन। मानव हृदय घिरा होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मानव का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, अब हम नहीं बताएंगे, इतनी बार बता चुके हैं कि आप लोग खुद देख लीजिए, है ना बच्चों। संवहन उत्तक के रूप में होते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों, ये भी संवहन है, ये भी संवहन है। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोज्य मतलब जिसको हम लोग खाते हैं, भोज्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा। भोज्य पदार्थ बोलो, खाद्य पदार्थ बोलो। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स, है ना। अगला सवाल बच्चों, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। बताओ कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बच्चों अगर सभी से रक्त लेना है भैया तो वो लेने का काम है ना, वो लेने का काम है AB का। ये सबसे रक्त ले सकता है क्योंकि ये सर्वग्राही है। बच्चों 2 क्वेश्चन याद रखना,
एक पहला कि बच्चों सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही मतलब है बच्चों ए बी। और बच्चों सर्वदाता कौन है, सर्वदाता, सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता है ओ। तो ए बी है सर्वग्राही और ओ है सर्वदाता। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त कौन दे सकता है बताओ। तो सबको रक्त दे कौन सकता है, तो सबको रक्त दे सकता है बच्चों कौन बताओ, तो ओ जो है वो सबको रक्त दे सकता है, ओ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि ए का एंटीबॉडी क्या होता है। बच्चों ए का एंटीबॉडी, अभी एंटीबॉडी हम लोग में पूछा भी नहीं जाता, हम लोग पढ़े भी नहीं है। ए का एंटीबॉडी बच्चों बी होता है। ए का एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। ए का एंटीबॉडी बी होता है। ये खैर बच्चों अभी MTR लगा लीजिए, मैं तुझे रटूंगा कि ए का एंटीबॉडी बी होता है, एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, 2-3 सवाल बच्चों मुझे लगते हैं मिस्टेक हुए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। 2-3 सवाल मिस्टेक हुए हैं अप्रॉक्स बच्चों, फिर भी हम लोगों ने 96 सवाल लगाए, तो 90 सवाल तो लगभग पढ़े हैं हम लोग। बहुत सवाल रिपीटेड हैं, एक सवाल 6 बार 5 बार 4 बार आया है, लेकिन जितने सवाल हमने बताए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। बच्चों बताओ, अगर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाता है तो क्या आप बना पाओगे मेरे बच्चे, क्या आप इस चैप्टर के 100% ऑब्जेक्टिव को बना पाओगे। कोई भी सवाल अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक बच्चे ने कहा यस गुरुदेव, यस यस यस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए। सर 78 में आपने गलत बोला, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ हैं। मछली में 3 कोष्ठ होते हैं बच्चों, मैंने कल पढ़ाया है आपको, काहे आप सर सिर्फ, अच्छा मछली में 2 पढ़ाए क्या, ध्यान से देखना तो। सर मछली में 2 पढ़ाए क्या, इसको देखना एक बार तो। मछली में मुझे लगता है ना, कल ही तो मैंने पढ़ाया बच्चों। सर ये पढ़ाओ कि मछली में 2 होते हैं, और जितने भी मछली में बच्चों 2 होते हैं, और जो सरीसृप जीव होते हैं, सरीसृप जीव होते हैं उसमें 3 होते हैं, मानव में 4 होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया था बच्चों। इस लिहाज से मछली में 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कल ही मैंने पढ़ाया था, इसको देख लेना एक बार। 68 में 2 होते हैं ना, हाँ ये देख लेना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 66 को देख लीजिए गुरुदेव। 66 में देखते हैं बच्चों, तो लिखा गया है कि हृदय के डॉट डॉट से फेफड़े में रक्त जाता है, तो दायां नीलय से बच्चों रक्त फेफड़े में जाता है। ये 100% सही है, इसमें कोई गलती वाली बात है ही नहीं, है ना। 52 एक बच्चा कह रहा है देखने के लिए, वो भी मैं देख लेता हूँ। आ जाओ 52 भी सब भाई बहन मिलकर देख लेते हैं फटाफट से, कि सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। जो सिराएं होती हैं ना, वो अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती हैं, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। हृदय से शरीर नहीं बच्चों, हृदय से शरीर में नहीं पहुंचाएगा, हृदय से फेफड़ा नहीं, ये सीरा का काम नहीं, ये फुफ्फुस धमनी का काम है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो मेरे बच्चे, सर आप एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक, लसिका वाला, है ना, लसिका वाला ही हो सकता है, दूसरा कोई टॉपिक नहीं होगा मेरे बच्चे। अब हम सब्जेक्टिव की बात करें, बताओ, अब हम सब्जेक्टिव की बात करें, है ना। बच्चों बताओ, सब्जेक्टिव की बात करें, आपके सामने सब्जेक्टिव में सारे सवाल दिए गए हैं, सबका आंसर भी बच्चों मैंने लिखा है, बहुत प्यार से ध्यान देना बच्चों, है ना। स्टार्ट करें, बोलो जल्दी से, सब लोग लिखो कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव में बच्चों, सब्जेक्टिव भी बहुत आसान है, पर आपको थोड़ा समय देना पड़ता है सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। स्टार्ट करें, यस और नो मेरे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग क्लास वगैरह को लाइक कर दीजिए, सब लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि मेरे बच्चे, पहला सवाल देखो, मैंने पहला ही सवाल वही लिया है कि लसिका किसे कहते हैं, मैंने बोला था ये सवाल छूटा है ना, लसिका। तो बच्चों देखो, लसिका के बारे में कहते हैं कि लसिका एक रंगहीन द्रव है। लसिका जो है हमारे ब्लड में बच्चों एक रंगहीन द्रव है ना, जिसमें WBC एवं प्लेटलेट्स के कण पाए जाते हैं, परंतु RBC के कण नहीं पाए जाते हैं। अर्थात WBC सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका या फिल्म कहते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको याद हो गया। लसिका एक ऐसा द्रव है, एक ऐसा द्रव है जिसमें बच्चों क्या होगा, जिसमें WBC रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा, लेकिन RBC नहीं होगा, लेकिन RBC नहीं होगा बच्चों, समझ गए, लेकिन इसमें RBC नहीं होगा।
समझ गए? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव दिस इज सो इजी। सवाल नंबर दूसरा, लसिका का क्या काम है? अब बच्चों सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में लसिका का काम क्या है? लसिका ऑक्सीजन, पचे हुए भोज्य पदार्थ, हमारे हार्मोन को उत्तक की कोशिकाओं में पहुंचाता है तथा उत्तक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ को ग्रहण करता है। ये लसिका का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लसिका का काम एक है बच्चों ऑक्सीजन को, भोज्य पदार्थ को और हार्मोन को उत्तक की कोशिका तक पहुंचाना और वहां से वापस क्या क्या लाना, बताओ वापस क्या क्या लाना है? तो वापस जब लाने की बात होगी तो वापस लेकर आएगा CO2, H2O और बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ, यानी जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उत्सर्जन में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ। ये सब बच्चों, ये सब क्या करते हैं? ये सब वापस लाना इसका काम है, ये सब वापस लाना है, वापस हो जाएगा। तो बच्चों कुछ चीजों को पहुंचाना है और कुछ चीजों को वापस हो जाएगा। तो दिल बनाकर भेजिए कि सर समझ गए, लसिका का काम है पहुंचाना है ऑक्सीजन, इनका काम है हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन और हार्मोन, ये हमारे कोशिका तक पहुंचाना है। और जब वापस लाने की बात होगी तो वापस में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, उत्सर्जी पदार्थ, ये सब। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? यानी ब्लड प्रेशर से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया बच्चों कि ये क्या है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव ही रक्तचाप कहलाता है। सामान्य अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। क्या आप लिख देंगे? बच्चों अगर हम रक्त दाब की बात करेंगे तो उसमें क्या है, पहले महाधमनी है और उसकी शाखा है। तो महाधमनी एवं उनकी शाखाओं, उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, जो रक्त बह रहा है उसका जो दबाव, प्रेशर है, उसी को कहते हैं रक्तचाप। लिख पाएंगे तो बताइए कि गुरुदेव हो जाएगा यस और नो? सर लसिका नहीं पढ़ाए, लसिका बता तो दिए बच्चों, नहीं पढ़ाए तो बताए ना। ठीक है मेरे बच्चे, बता तो दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरटेंशन क्या है? बच्चों हाइपरटेंशन तो बहुत आसान चीज है, आप समझ रहे हैं ना कि क्या है, कि ज्यादा ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। तो बच्चों लिखते हैं कि सामान्य से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि के कारण हो सकता है। तो बच्चों अगर सवाल में पूछा जाए हाइपरटेंशन तो क्या आप बता देंगे? यस और नो? यस और नो? यस सर। हाइपरटेंशन समझते हैं, बताइए सर। सामान्य से उच्च रक्तचाप, सामान्य जो रक्तचाप है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। अब बच्चों मान लो कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हो गया 190/110। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे आप? इसे क्या बोलेंगे सर? इसी को बोलेंगे हाइपरटेंशन, इसी को हाइपरटेंशन कहेंगे। यानी सामान्य से बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 70 बढ़ गया, इतना बढ़ जाता है, इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या परिभाषा है? परिवहन बच्चों मैंने बताया, ये बुक की परिभाषा दी गई है। परिवहन मैंने बताया है कि पदार्थों का परिवहन क्या है ना। तो लिखा है समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना। जितना भी उपयोगी पदार्थ है वो सबको शरीर की कोशिकाओं तक लाना, और जो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उनके अंगों तक पहुंचाना, जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी जो उपयोगी पदार्थ है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और जो अनुपयोगी है, जो हानिकारक है, प्रत्येक कोशिका से निकालकर वहां छोड़ देना जहां से बाहर निकल जाए। जैसे कि यहाँ मुंह में छोड़ दिया, फेंक दिया यहाँ से,
जैसे पेशाब वगैरह होता है बच्चों, हमारे ब्लैडर में जमा हो जाता है, फिर हम पेशाब करते निकल जाता है, तो इसे ही परिवहन कहते हैं, है ना। समझ गए? तो बताइए बच्चों, यस और नो, क्या आप परिवहन की परिभाषा समझ गए? यस सर। सर सीरम क्या है? मैंने पहले पढ़ा दिया बच्चों कि अगर हम रक्त से प्लाज्मा को निकाल दें, अगर रक्त से, ये हमारे पास रक्त है, अब इससे क्या निकाल देंगे? प्लाज्मा को निकाल दीजिए, इससे प्लाज्मा को निकाल दीजिए, तो अब जो रक्त बचा, जो शेष रक्त बचा, शेष रक्त बचा, उसे क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों कि प्लाज्मा नहीं रहेगा रक्त में तो उसे क्या बोलेंगे। मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? जो मूल रोम की कोशिकाएं हैं वहां जल कैसे पहुंचता है? तो पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमिगत जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आप सोचते होंगे ना बच्चों कि ये हमारा पेड़ पौधा है, ये इनके मूल रोम है, अब यहाँ पानी पहुँचता कैसे है ना, ये पौधा है बच्चों, यहाँ पानी पहुँचता कैसे है बताओ? पहुँचता कैसे है? तो कहते हैं कि जो मूल रोम होते हैं ये परासरण दाब, इसका जो दाब होता है ना, इसका जो परासरण दाब है, ये अपनी ओर बच्चों खींचते हैं ये जल को। किस दाब के द्वारा बताओ? किस दाब के द्वारा? तो परासरण दाब के द्वारा अपनी तरफ खींचते हैं, परासरण दाब के द्वारा अपनी तरफ जल को खींचते हैं। सीधी बात है बच्चों। बढ़ जाएं, सवाल नंबर अगला है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ध्यान दीजिएगा, पूछा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है क्या उससे पौधों को फायदा होता है? तो बच्चों लिखते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व, पौधों में परिवहन हो जाता है। दूसरा, शरीर का तापक्रम में नियंत्रण, यानी टेम्परेचर बच्चों मेंटेन होता है। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी उसमें निकल जाते हैं। तो 3 फायदा होता है वाष्पोत्सर्जन का। मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, इसका क्या फायदा है। तो फायदे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थों का परिवहन, शरीर में तापमान को नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। बच्चों इसमें सवाल दिए गए हैं, सबके उत्तर भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? मुझे बताइए कि सर आप इनको छोड़ दीजिए, हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सवाल का जवाब बच्चों बहुत प्यार से, बहुत सटीक तरीके से दिया गया है। 22 लघु उत्तरीय सवाल हैं, इसको पढ़ना है अच्छे से बच्चों, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बल्कि रिवीजन में, वन शॉट वगैरह में और लगभग सब कुछ हम पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, पहले बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हो जाएगा तो मुझे यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव हम लोग कोशिश करेंगे, आप पीडीएफ डाल दीजिए ऐप पर, वहां से हम चीज़ों को पढ़ लेंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से। थोड़ा नोट्स का मामला बहुत दिनों से रुका हुआ है ना। एक बच्चे ने लिखा है गुरुजी हिंदी का क्लास नहीं होगा और अभी जाकर 12th क्लास को पढ़ते हैं, मतलब ये कोई बात है बच्चों? अभी 12th क्लास क्यों पढ़ेंगे आप? अभी आप 10th क्लास पढ़िए, आप अभी 12th क्लास क्यों पढ़िएगा झूठ मूठ का? प्रजनन चैप्टर पढ़ाइएगा तो मेरे पास हेडफोन नहीं है, तो क्या बिना हेडफोन पढ़ सकते हैं? अरे भैया अभी प्रजनन चैप्टर आने में बहुत टाइम है। बच्चों बताओ इसी को आगे बढ़ाया जाए या फिजिक्स में विद्युत धारा स्टार्ट करें? बच्चों नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का उठाया जाए या बायोलॉजी का? देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका आता है, फिजिक्स या बायोलॉजी। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगला चैप्टर क्या उठाया जाए? बच्चों अगर हम देखें तो 3 चैप्टर फिजिक्स का हुआ है, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का, 3 चैप्टर बायोलॉजी का। अब हम क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का उठाएं, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? अगला चैप्टर किसका होगा? फिजिक्स में होगा तो विद्युत धारा शुरू करेंगे। विद्युत धारा, बहुत बच्चे फिजिक्स कह रहे हैं, फिजिक्स ठीक है, मैं वो पोल करवा लूंगा व्हाट्सएप पर, आप लोग जो बताएंगे वही उसी पर ध्यान देंगे, आप लोग बताना बच्चों। 3-3 चैप्टर हो गया है मेरे बच्चे, ज़्यादा मामला नहीं बचा है, अच्छे अच्छे चैप्टर्स लगभग निकल गए हैं, ठीक है। 3-3 चैप्टर हुआ है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे बच्चों, ठीक है। बाय। फिजिक्स ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ,
ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी हिंदी की क्लास इसके बाद नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बाय।